हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विकली हम लोग करेंगे रिवीजन। कल हम लोगों ने जो जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप कल वाला भी याद रखते चलो। 15 मार्च को 2 दिवस मनाए गए महत्वपूर्ण: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। रेशम उत्पादकों में बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में वनवेब के 40 उपग्रह को सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और अभी साउथ कोरिया ने फ्रीडम शील्ड नाम का अभ्यास किया है अमेरिका के साथ मिलकर के। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के अंदर स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है डेनमार्क। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए सरकार ने अपर लिमिट को खत्म कर दिया है। पहले ये 65 वर्ष तक की अपर लिमिट के साथ था। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है भारत और बेचता कौन है? अमेरिका। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, सबसे ज्यादा साक्षरता दर है केरल में। उकुस अभी एक संधि हुई, इसके अनुसार यूएस और यूके मिल करके ऑस्ट्रेलिया को देंगे, देखो यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को देंगे परमाणु सबमरीन, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उकुस ये संगठन, इसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में बात किया था। सीबीआई ने अभी ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण कराया पिछले एक साल में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या कहो नेशनल वैक्सीनेशन डे। एक्चुअली में 16 मार्च को ही 1995 में भारत ने पहली बार ओरल वैक्सीन पिलाई थी। किसकी? पोलियो की। ओरल वैक्सीन क्या होती है? देखो अभी ये ओरल वैक्सीन है, कुछ दिन पहले एक नेजल वैक्सीन भी चर्चे में आई थी, ठीक है, और एक तो वैक्सीन आप सुने ही हो। वैक्सीन का मतलब होता है किसी भी रोग का, किसी भी स्पेशल बीमारी की कोई खुराक देना, ठीक है, लिक्विड फॉर्मेट में। अब देखो ये लिक्विड फॉर्मेट में अगर सुई के माध्यम से दिया जाता है, जनरली हम लोग ये वैक्सीन ही कहते हैं। अगर वही ओरल यानी कि ये माउथ के माध्यम से दिया जाता है तो उसे ओरल वैक्सीन कहते हैं। यानी जो आप सुनते हो ना, 2 बूंद खुराक पिलाना, वो ओरल वैक्सीन होती है। अगर कभी कभी वैक्सीन आप ये भी देखे होंगे कि नाक के थ्रू डाली जाती है, तो नाक में जो डाली जाती है वैक्सीन उसे नेजल वैक्सीन कहते हैं। तो भारत ने 1995 में पोलियो की पहली ओरल वैक्सीन पिलाई थी, इसलिए 16 मार्च का दिन चुना गया है राष्ट्रीय टीकाकरण के लिए, ठीक है। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे इसलिए मनाया जाता है। वैसे भारत तो पोलियो मुक्त हो चुका है। भारत मार्च 2014 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। वैसे देखो डब्ल्यूएचओ कब पोलियो मुक्त घोषित करता है? जब पिछले 3 सालों से कोई केस ना आया हो उस रोग का। तो 2014 में ये घोषित हुआ, यानी कि 2011 से पोलियो के केसेस आने बंद हो गए थे भारत में। अभी भी बहुत सारे देश है जो पोलियो से जूझ रहे हैं। वैसे डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली दोस्तों चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मलेरिया मुक्त घोषित किया है चाइना को, मलेरिया मुक्त किया है चीन को, और भारत जो है ये पोलियो मुक्त हुआ था। लिख दे रहा हूं जिससे आप पीडीएफ पाओ तो फिर ये चीजें भी आपको मिले यहाँ पर। तो पोलियो मुक्त भारत हुआ कब? 2014 में। तो अच्छा, मलेरिया की दुनिया की पहली एक वैक्सीन भी आई है, मॉस्क्यूरिक्स करके एक वैक्सीन है, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। मलेरिया के लिए ये दुनिया की पहली वैक्सीन है, डब्ल्यूएचओ द्वारा सर्टिफाइड है। एक और चीज कभी कभी पूछा जाता है, डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनेस, ठीक है। ये मुझे याद है कि एक एग्जाम में पूछा गया था 1-2 साल पहले कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। उसमें ऑप्शंस में 3-4 रोगों को बार बार इधर उधर से घुमा घुमा करके पूछा था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डीपीटी का पूछा जाता है फुल फॉर्म। वैसे पोलियो वायरस की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है, इन्होंने पोलियो की खोज की थी और इसके लिए इनको नोबेल मिला था 1908 में। आगे बढ़ते हैं। अब इस महीने का अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस आया है उसका रिवीजन कर लेंगे। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस।
7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इस बार 8 मार्च को मनाया गया नो स्मोकिंग डे, क्योंकि ये मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 9 मार्च को ही विश्व किडनी दिवस भी मनाया गया, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस सीमा रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी? तो दोस्तों, अमेरिकी सीनेट ने अभी मैकमोहन रेखा को मान्यता दी है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में, मतलब एक इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। देखो, अमेरिका इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, धीरे धीरे जब और भी देश रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर ये ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाएगा। मैकमोहन रेखा है क्या? मैकमोहन रेखा बेसिकली भारत और चीन के बीच में है, लेकिन क्या भारत चीन के बीच का बॉर्डर अभी तक अमेरिका मानता ही नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत चीन की जो सीमा रेखा है, ये यहाँ पर तो आप देखो लद्दाख से शुरू होता है और इसके बाद इधर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ये बॉर्डर बनाता है, शेयर करता है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है ना, यहाँ पर जो बॉर्डर था ये था डिस्प्यूट में, और इस बॉर्डर को अभी एक्सेप्ट किया गया है। ये नहीं कि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो बॉर्डर था, ये अंतरराष्ट्रीय जो रेखा थी मैकमोहन रेखा, इसको ही अमेरिका नहीं मान रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको सबको सब मान ही रहे थे। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो था बॉर्डर, इसको लेकर के डिस्प्यूट था, क्योंकि चाइना ये कहता था कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, उसके तिब्बत का हिस्सा है, उसे साउथ तिब्बत कहता था, जबकि अरुणाचल प्रदेश आप जानते हो यहाँ पर अपना है। तो यहाँ पर अब अमेरिका ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है भारत वाले हिस्से को, मतलब भारत जो जिसे अपना कहता है, जहां से बॉर्डर मानता है, इसको वो कहा है कि ठीक है, अब हम आपसे करेंगे रिकॉग्नाइज। ये एक डिप्लोमेटिक चीज होती है, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे इजराइल एक देश नहीं है, उसने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, ऐसा कहना होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इजराइल को देश मानता ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इजराइल को देश मानते ही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश में, इसको आज यूएस रिकॉग्नाइज करने लगा है। ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए। वैसे इसके लिए एक वहां पर जो अमेरिकी सीनेट है, उन्होंने इसकी मान्यता दी है। सीनेट मतलब समझ लो कि जैसे यहाँ पर अपने इंडिया में सांसद होते हैं ना, सांसद होते हैं, वैसे वहां पर सीनेट होते हैं। ठीक है, और वहां पर मैंने आपको बताया है कि 2 हाउस होता है, एक कांग्रेस में एक होता है सीनेट, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो अपर हाउस और लोअर हाउस। क्लियर? एक और बात जाते जाते जान लो, ये भारत और चाइना के बीच में रेखा है, भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन अगर टेक्निकली अभी अगर करंट टाइम पर देखा जाए तो पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, पीओके और अफगानिस्तान के बीच में ये बॉर्डर है। ठीक है, क्योंकि पीओके तो अभी ये पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर है। रेड क्लिफ रेखा जो है, ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी जो लाइन है ना, वो भी यही है। ठीक है, वो भी रेड क्लिफ है। क्यों? क्योंकि जब भारत 1947 में आजाद हो रहा था 1947 में, तब रेड क्लिफ साहब आए और उसके बाद थाने थाने को मैप में उठा करके मिलाते चले गए, जो बॉर्डर बना वो बन गया। ठीक है, पाकिस्तान उसके उधर वाला और इधर वाला भारत बचा। तो उसी समय तो पूर्वी पाकिस्तान बना था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान भी तो बना था उसी समय। तो जो पूर्वी पाकिस्तान इधर साइड में, बंगाल साइड में, और जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, और इस साइड में पाकिस्तान, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान बनाया था। तो रेड क्लिफ ने ही इधर भी रेखा खींची थी, इसलिए इस वाली रेखा को, जो भारत बांग्लादेश की रेखा है, उसको भी रेड क्लिफ रेखा ही कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ दोस्तों जोधपुर राजस्थान में। भारत और सिंगापुर के बीच में ये अभ्यास है। इसका अभी 13वां संस्करण जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ है, 6 से 13 मार्च के बीच में। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। भारत और सिंगापुर के बीच में ये होता है। अच्छा, पिछले दिनों में भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभ्यास हुए हैं, जिनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी हुआ था फ्रीडम शील्ड। फ्रीडम शील्ड मैंने आपको बताया, अभी कल ही बताया था
कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर कोरिया ने बीच में वहां पर टांग अड़ाने के लिए 2 मिसाइल दाग दी थी। ला पेरोस अभ्यास अभी रिसेंटली हुआ है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और हिंद महासागर में हुआ है। क्या नाम है? ला पेरोस। फ्रिंजेक्स अभ्यास अभी हुआ है। फ्रिंजेक्स, फ्रिंजेक्स। और फ्रिंजेक्स का मतलब क्या होता है? फ्रिंजेक्स का मतलब फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। वैसे इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण, गरुड़ और शक्ति भी होता है। इसके अलावा अभी त्रिशाकारी प्रहर नाम का एक अभ्यास हुआ। ये भारतीय सेना के बीच में ही था अभ्यास। तो पश्चिम बंगाल में ये आयोजित हुआ था। चक्रवात वन नाम का अभ्यास हुआ। ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ, उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में। ये देखो, ये जोधपुर में और वो उदयपुर में हुआ था। ठीक है, चक्रवात वन। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाते हुए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो भारत और लग्जमबर्ग के अभी रिश्तों के, डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रिलीज ऑफ स्टाम्प मार्किंग 75 ईयर ऑफ टाइज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन। ये इंडिया और लग्जमबर्ग के बीच में हुआ है। तो वर्ल्ड मैप में चलिए देखते हैं वो लग्जमबर्ग है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ना एक बहुत ही छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। आप देखोगे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन सब के आसपास में एक पड़ता है। हालांकि बेसिकली ये 3 ही देश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस से। ये रहा छोटा सा देश लग्जमबर्ग। ये रहा लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है, इसकी राजधानी लग्जमबर्ग ही है। ठीक है, कैपिटल भी लग्जमबर्ग है। और चूंकि ये भी यूरोपियन नेशंस का हिस्सा है, तो इसलिए यूरो यहाँ की भी करेंसी हुई। और यहाँ के करंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जेवियर बेटल। कौन है? जेवियर बेटल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में फूलदेई उत्सव मनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई त्योहार। इसके बारे में कई बार मैं जिक्र किया करता रहता हूँ। उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह जाते हैं अपने मतलब कि आसपास में के घरों में, वहां पर फूल देई छम्मा देई करके गीत गाते हैं और फूल रख करके चले जाते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो ऐसा ये बसंत ऋतु के स्वागत के तौर पर वहां पर किया जाता है। तो उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस ये लोक पर्व है। और जैसे होता है ना कि कुछ कुछ फेस्टिवल जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है उस एक पर्टिकुलर रीजन में। तो क्योंकि वो बच्चों से एक तो ये कनेक्ट है, इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फूल रख करके जाते हैं। ठीक है, तो ये फूल देई छम्मा देई याद रखना। फूल देई छम्मा देई गीत गाते हैं, फूल देई त्योहार इसे कहते हैं। उत्तराखंड में मनाया जाता है, बहुत ही पॉपुलर है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। आगे, हाल ही में जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ये भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, अहम खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। इनको अभी जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, जियो सिनेमा आपको इस बार याद होना चाहिए कि ये टाटा आईपीएल जो इस बार इस संस्करण होगा ना, उसका मीडिया राइट इसी के पास है। और इसने घोषणा की है कि इस बार आईपीएल फ्री में दिखाएंगे। ठीक है, मतलब हॉटस्टार का धंधा बंद करेंगे। आईपीएल इस बार फ्री में आप देख पाओगे, वो भी जियो सिनेमा ऐप पर। और मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जियो सिनेमा ने ऐसा अनाउंसमेंट किया हुआ है। मीडिया राइट भाई उसके पास है, इतना करोड़ों खर्च करके मीडिया राइट लिया है तो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल इसने सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। तो सूर्य कुमार यादव यही बात चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे, हालांकि इनको पैसे मिलेंगे। और वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मीडिया वाला डिपार्टमेंट देखता है और इसी के तहत जियो सिनेमा आता है, टीवी 18 आता है, जो न्यूज 18 इंडिया करके एक चैनल भी है वो भी आता है, वो भी रिलायंस का है। ओके, आईपीएल शुरू भी होने वाला है, मार्च के शायद लास्ट में ही शुरू हो जाएगा। इस बार का भी स्पॉन्सर टाटा ही है और 16वां इस बार का संस्करण होने जा रहा है। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सैम करन इस बार बने हैं। सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 18.5 करोड़ में इनको खरीदा गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस चक्रवात ने मालावी और मोजाम्बिक में तबाही मचाई? तो अभी हाल ही में मलावी और मोजाम्बिक में फ्रेडी नाम का चक्रवाती तूफान आया है और इस चक्रवाती तूफान ने काफी ज्यादा वहां पर तबाही मचाई हुई है। ये बताया जा रहा है कि अभी तक का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे बड़ा तूफान है ये। मलावी, मोजाम्बिक,
और वहां पर छोटे मोटे जो द्वीप हैं उनको सबको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, मेडागास्कर वगैरह को भी। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के तट के समीप ये डेवलप हुआ, उसके बाद दक्षिण हिंद महासागर को पार कर मलावी तक पहुंच गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अभी तक का दर्ज किया गया सबसे लंबा ये था। हाल ही में भारत ने किस राज्य में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा भारत को 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना को निर्माण करने में। तो वर्ल्ड बैंक हेल्प कैसे करेगा? पैसे से हेल्प करेगा। कितना हेल्प करेगा? 500 मिलियन डॉलर की ये ऋण सहायता करेगा, यानी लोन देगा, जिससे 781 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना होगी। हरित बोले तो ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन का मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना, कि वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलेंगे, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे वहां पर सिस्टम्स लगाए जाएंगे जिससे जो कार्बन का एमिशन हो, ये अगर ये तो ना के बराबर हो, अगर मान लो हो भी रहा है तो उसके अवशोषण की व्यवस्था की जाए। फिलहाल ईवी फ्रेंडली, अभी मैंने कॉरिडोर के बारे में आपको बताया था, उत्तराखंड में ये देश का पहला ईवी फ्रेंडली तीर्थ यात्रा कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया था। तो ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इस 4 राज्यों का नाम याद रखिएगा। ये 4 राज्य इसके तहत कवर होंगे, ये गलियारा परियोजना के तहत। अच्छा, एक चीज और, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपको याद होगा ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर शुरू हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये भी सड़क परियोजना है। इसके तहत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको कनेक्ट किया जाता है। ये 4 महानगरों को कनेक्ट करने वाला एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और इसके तहत 5,846 किलोमीटर लंबा ये सड़क का बनाया गया है, जाल तैयार किया गया है, ठीक है, जो कि भारत के 4 बड़े महानगरों को कनेक्ट करता है। फिलहाल वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944-45 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नए अध्यक्ष अभी अजय बंगा बनने वाले हैं। इसकी घोषणा की है अमेरिका ने, ठीक है। अजय बंगा आपको पता होगा, ये किसके, मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैंक से संबंधित किस ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता? 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड मिला है हेलो उज्जीवन ऐप को। ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक ऐप है, हेलो उज्जीवन ऐप, और इसने इस बार का एजिस ग्राहम बेल अवार्ड अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये प्राउड मोमेंट था। इन्होंने इनोवेशन इन कस्टमर टेक कैटेगरी में ये अवार्ड जीता हुआ है। इस बार 13वां संस्करण था जो कि इसने जीता है। वैसे ये ऐप क्लेम किया जाता है कि ये पहला ऐसा मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो भाषण, दृश्य और स्थानीय भाषा की सुविधाओं को सक्षम बनाता है। ऐसा करने वाला ये पहला बैंक है। अगला, हाल ही में एरिक गारसेटी को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो एरिक गारसेटी ये अमेरिका के भारत में राजदूत होंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये अमेरिका के भारत में राजदूत नियुक्त किए गए हैं, एरिक गारसेटी, यानी अमेरिका ने इनको अपना राजदूत भारत में नियुक्त किया है। एक्चुअली में जब से ये जो बाइडेन की सरकार आई है ना, तो 2021 में, 2020 में सरकार आई, 2021 में वहां के राजदूत हट गए थे। तो पिछले 2 साल से कोई नया राजदूत वहां पर आया ही नहीं, मतलब भारत के लिए। अब ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के लिए कोई राजदूत ही नहीं था अभी तक यूएस का। 2 वर्षों से अधिक के समय से ये पद खाली पड़ा था और अब इनको जरूरत महसूस हुई है और इन्होंने भारत में राजदूत नियुक्त किया है। इसके लिए वहां पर बाकायदे वोटिंग वगैरह भी की गई थी उनके संसद में, कांग्रेस में। तो वहां के जो पूर्व मेयर हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के संचालक एरिक गारसेटी, इनको ही अमेरिकी राजदूत के रूप में यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर? ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है लाहौर। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है मैरी कॉम और फरहान अख्तर बनाए गए हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है हारुल लोक नृत्य जो है इसका संबंध किससे है? हारुल लोक नृत्य का। इसके अलावा सिप्री का पूरा नाम क्या होता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा।
इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको दी जाती है एमजीटी ऐप पर। तो इसका फ्री में लाभ उठाया कीजिए, रोजाना पीडीएफ डाउनलोड किया कीजिए, रोजाना क्विज लगाया कीजिए, ठीक है, जिससे आपका जो तैयारी है रिवाइज होता रहे, चीजें याद होती रहें। अगर आप क्विज लगाते रहोगे तो चीजें आप भूलोगे नहीं, ठीक है। वैसे मंथली करंट अफेयर भी आ चुकी है, वीकली करंट अफेयर भी आ चुकी है, हर चीज का भी आप फायदा उठाएं चैनल पर जाकर के। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।